हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 19। पाठ का नाम है जल। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? विकल्प है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो बोला गया है प्रश्न में जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होगा। अधिकतम की बात कही है तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है? विकल्प है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या लोहा। तो इसमें देखिए बोला गया है जल के साथ तेजी से क्रिया कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हम सक्रियता श्रेणी से ज्ञात करेंगे। जैसे कि जो धातु क्रियाशील है उसे हम आगे लिखते हैं। जैसे में हो गया पोटेशियम, इसे हम K से दर्शाते हैं। सोडियम, इसे हम Na से दर्शाते हैं। तो ये दोनों जो धातु हैं वो बहुत ही क्रियाशील धातु होते हैं। वो ठंडे जल यानी जल के साथ तेजी से क्रिया करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे विकल्प में तो पोटेशियम तो कहीं नहीं है, लेकिन सोडियम है। तो इसका यही सही हो जाएगा, जो कि जल के साथ तेजी से क्रिया करता है। अगला है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो विकल्प है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड। अगला है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, जंग लोहे का यहाँ पर रिक्त स्थान है। तो जब लोहे में जंग लगता है तो उसे हम संक्षारण बोलते हैं, यानी वो संक्षारित हो गया है। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे संक्षारण। दूसरा है प्रश्न, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात है। तो देखिए बोला है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1 हैं। यानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। अगला है, रिक्त स्थान है, एक प्रमुख विलायक है। तो हम भरेंगे जल, जो कि एक प्रमुख विलायक है। अगला है, अस्थायी कठोरता यहाँ पर रिक्त स्थान है की उपस्थिति के कारण होती है। तो अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। अगला है, जल की स्थायी कठोरता यहाँ पर रिक्त स्थान है के द्वारा दूर किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता हम धावन सोडा द्वारा दूर करते हैं। तो धावन सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसका सूत्र होता है Na2CO3। अगला है प्रश्न तीसरा, सही कथन की आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि कठोर जल को पिया नहीं जा सकता। अगला है, अधिकांश ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये क्या है? सही है। अगला है, जल का क्वथनांक पानी की शुद्धता का परीक्षण करने में उपयोगी है। ये भी सही प्रश्न है। अगला, समुद्री जल में अधिक मात्रा में नमक घुला होता है। ये सही है, तभी हम समुद्र का पानी उबालते हैं तो हमें नमक प्राप्त होता है। अगला, वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ये गलत है, क्योंकि वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। इससे हम समझ सकते हैं कि कोई प्लेट है और एक कटोरी है। तो कटोरी और प्लेट में ज़्यादा क्षेत्रफल है तो जल्दी वाष्पन होगा, लेकिन कटोरी में कम क्षेत्रफल है तो धीरे धीरे होगा। इसलिए वो क्षेत्रफल पर भी निर्भर
करता है, लेकिन इसमें बोला है कि नहीं करता है, इसलिए गलत है। अगला है जल की कठोरता का क्या कारण है? अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि के कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता, जल में धावन सोडा यानी जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं और मिलाकर तथा जियोलाइट मिलाकर दूर की जाती है। अगला है प्रश्न 5वां, जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर भी जल के अंदर के प्राणी कैसे जीवित रहते हैं? यानी प्रश्न में ये बोल रहा है कि जब जाड़े का मौसम रहता है तब नदियों की सतह पर क्या होता है? बर्फ जम जाता है। फिर भी जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं वो कैसे जीवित रहते हैं? तो इसी का हमने यहाँ पर उत्तर लिखा है। जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमने के कारण यह पानी की सतह पर तैरने लगती है। बर्फ पानी को अच्छी तरह कवच के समान ढक लेती है। यह बाहर की ठंडक को पानी के अंदर नहीं पहुँचने देती है। बर्फ की परत जाड़े में स्वेटर पहनने के समान है। तालाब या झील की सतह पर जब 0 डिग्री सेल्सियस ताप होता है तो सतह के नीचे का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और पानी ही रहता है, क्योंकि बर्फ की परत पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जल में रहने वाले जीव जंतु सतह पर बर्फ जमने के बाद भी जीवित रहते हैं। यानी इसके कहने का अर्थ यह है कि जब नदियों की सतह पर बर्फ जम जाती है तब जो बर्फ होता है वो एक कवच की तरह कार्य करता है। जैसे हम ठंड के दिनों में स्वेटर पहनते हैं तो हमें ठंड नहीं लगती है, उसी प्रकार नदियों में जो बर्फ जमती है वो एक स्वेटर के समान हो जाती है, जिससे जो वातावरण है बाहर का वो अंदर तक नहीं जा पाता है। जैसे मैं इसमें यहाँ पर चित्र द्वारा समझाया गया है कि ये जो है झील की ऊपरी सतह है जहाँ पर बर्फ जमा हुआ है, वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये पानी की निचली सतह है, यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि अधिक है। तो यही इसमें बताया गया है। इस कारण ठंडे प्रदेशों में भी जीव जंतु पानी में आराम से रहते हैं। अगला है जल संरक्षण से होने वाले लाभ लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि जल को हम जब बचाते हैं तो उनसे आखिर हमें लाभ क्या है? तो हमने यहाँ पर लिखा है कि इसका उपयोग घरेलू कार्यों में किया जा सकता है। जल संकट से बचाव किया जा सकता है, यानी जहाँ पर जल की कमी है वहाँ पर हम पहुँचा सकते हैं अगर हमारे यहाँ पानी की ज़्यादा है तो। संरक्षित जल का उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जा सकता है। संचित जल को शुद्धिकरण करके पीने योग्य बनाया जा सकता है। संरक्षित जल से विद्युत उत्पादन भी किया जा सकता है, यानी यहाँ पर जल के बहुत सारे कार्य हैं। जल से हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें शुद्ध करके पी भी सकते हैं, उन्हें हम सिंचाई के लिए कृषि कार्य में उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पर जल की कमी है वहाँ पहुँचा सकते हैं, और घरेलू कार्य जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब में जल का कार्य है। इसलिए हमें जल संरक्षण करना चाहिए और इससे यही सब लाभ हैं। अगला है तालाब, नली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने के उपाय का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण को कम करने तथा शुद्ध करने के लिए सीवेज शोधन संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले मल जल का प्राथमिक उपचार किया जाता है। उसके पश्चात बहिस्राव को उच्च स्तरीय अवायवीय बहाव आवरण में भेजा जाता है। यह एक रिएक्टर है। यहाँ पर
जैव निम्नीकरण पदार्थों का अपघटन होता है। इससे दुर्गंध समाप्त हो जाती है तथा मीथेन गैस बाहर निकालती है। यहाँ से जल को वायु मिश्रण टैंकों में भेजा जाता है, जहाँ इसमें वायु तथा जीवाणु मिलाए जाते हैं। जीवाणु जैववर्ज्य का अपमार्जन करते हैं। यह उपचार द्वितीयक उपचार कहलाता है। इसके पश्चात रोगाणुनाशन एक अंतिम चरण प्रक्रिया है। इसके पश्चात जल पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। आप यहाँ पर इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।